हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब IK साइंस एकेडमी चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि औसत वेग क्या है, ताक्षणिक वेग क्या है, विशिष्ट नियम तथा विशिष्ट व्यंजक तथा वेग के नियम और विशिष्ट व्यंजक की मात्रा क्या होती है। तो इसी के आधार पर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अपक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं और अपक्रिया के वेग को घटाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए शुरू करते हैं कि सांद्रण का प्रभाव। तो सांद्रण इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रण का प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझ जाते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तथा अभिकारकों का सांद्रण घटाने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि देखो, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किधर था, तीर की पोंछ की तरफ क्या लिखते हैं, अभिकारक, और तीर की नोक की तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद। इधर मान लेते कोई अभिक्रिया A है और प्लस B है, अभिकारक A है, और इधर आपका बन रहा है C प्लस D बन रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया लिया गया है A और B, तो इसी को हम कहते हैं कि अभिकारक, इसी को कहते हैं अभिकारक। तो अभिक्रिया में अभिकारकों अर्थात इन दोनों के अभिकारकों का इनका सांद्रण A और B का सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन होने लगता है, अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। यदि अभिकारकों का सांद्रण अर्थात इसका सांद्रण घटा दें तो घटाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, धीरे धीरे होने लगता है, यानी घट जाता है। तो सांद्रण पहले समझते हैं, सांद्रण कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे घटाया जाता है। मान लेते हैं हम कि जैसे एक किसी पात्र में जल लिए हैं, किसी पात्र में हम जल लिए हैं, तो इसका सांद्रण तो भाई कुछ न कुछ होगा, गाढ़ा है पतला, तो जल तो इससे पतला होता है, इसका सांद्रण में कमी, बहुत कमी है। तो मान लीजिए इसी में हम चीनी मिला दे रहे हैं, तो ये चीनी मिलाएंगे, धीरे धीरे घोलेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, विलयन जो बनेगा, ये गाढ़ा होगा कि नहीं। ये जब विलयन गाढ़ा होगा अर्थात उसकी सांद्रता बढ़ रही है, बोलो सांद्रता बढ़ रही कि नहीं। जल है, जल में हम चीनी मिला दें, जल पतला था, उसकी सांद्रता में बहुत कमी थी, जब हम चीनी को मिला दिए तो चीनी तो जो होता है सॉल्यूट के रूप में होता है, विलय के रूप में होता है। जब ये चीनी विलायक अर्थात जल में घोला जाएगा तो ये धीरे धीरे घुलेगा, तो घुलने के बाद क्या होगा, गाढ़ा होगा। तो इसकी सांद्रता बढ़ रही कि नहीं, अर्थात इसे हम मान लेते हैं A मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं B मान लेते हैं, अर्थात A को हम इसमें B में मिलाएंगे, अर्थात चीनी को जल में मिलाएंगे, इसकी सांद्रता धीरे धीरे घुलेगी, सांद्रता बढ़ रही है इसकी, अर्थात गाढ़ापन आ रहा है कि नहीं। तो गाढ़ापन आएगा, इसकी सांद्रता बढ़ रही। जब इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो ये अभिकारक जो होंगे A और B के अभिकारक अर्थात जो अणु होंगे आपस में
पास पास आ जाएंगे। जब ये अभिकारक के अणु पास पास आ जाएंगे तो इसमें टक्करों की संख्या अधिक होने लगी। जब टक्करों की संख्या अधिक होने लगी, इसमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। गतिज ऊर्जा जब प्राप्त होगी, आपस में रिएक्शन बहुत तेजी से करने लगते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं, जब आपस में तेजी से अभिक्रिया करने लगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। चलते हैं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? फिर से बता देते हैं। मान लीजिए ये जल है और इधर कोई चीनी है, और जल का सांद्रता बहुत कम है, बहुत तनु है, बहुत पतला है। इसी में हमें चीनी का 1 लीटर पात्र लिए हैं, तो इसी चीनी को हम इस जल में इसमें घोलते हैं। जब घोलेंगे तो ये क्या होगा? विलयन। धीरे धीरे जल गिरा कर इसमें चीनी घुलेगी। जब चीनी घुलेगी, इसकी सांद्रता धीरे धीरे गाढ़ा होगा। तो गाढ़ा होगा तो सांद्रता बढ़ रहा है कि नहीं? तो सांद्रता बढ़ेगा तो इसके जो अणु होंगे आपस में नज़दीक होंगे। जब आपस में नज़दीक होंगे, इसकी जो होगी आपस में जो गति, ये अणु होगा आपस में टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। गतिज ऊर्जा के कारण ये आपस में रिएक्शन करेंगे। इसकी वेग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अर्थात रिएक्शन होने का वेग बढ़ जाए। कह सकते हैं कि अगर अभिकारक का सांद्रण हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अगर अभिकारक का सांद्रण हम घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटने लगता है। मान लीजिए ये चीनी का सलूशन है, कोई एक टब हम पानी ला के इसमें डाल दें। पानी ला के डाल दें ना, पानी डालेंगे तो इस पात्र और बड़ा ले लें। पानी डालेंगे तो ये क्या होगा? सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाएगी कि नहीं? इसका गाढ़ापन किस में बदल जाएगा? तन में, यानी पतला में बदल जाएगा। तो अभिक्रिया क्या होगा? धीरे धीरे घटने लगेगी। तो कह सकते हैं कि सांद्रण का प्रभाव होता है। किस पर प्रभाव होता है? अभिक्रिया के वेग पर। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में जैसे जैसे अभिकारक का हम सांद्रण बढ़ाएंगे, जैसे जैसे सांद्रण हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता चला जाता है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि ये सांद्रण का प्रभाव क्या होता है। सांद्रण का प्रभाव सिंपल रूप से कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएंगे तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो आप लोग समझ गए हैं सांद्रण क्या होता है। सांद्रण मतलब जितना हम उसको सॉल्यूशन को गाढ़ा करेंगे उसकी सांद्रता बढ़ेगी। जब गाढ़ा करेंगे तो अणु क्या होंगे? उस अभिकारक के अणु जो होंगे आपस में नज़दीक आएंगे, पास पास होंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आपस में टकराएंगे। टकराने के कारण क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। नंबर 1 समझ में आया होगा। तो अगला ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए, दूसरा क्या है? ये दूसरा है, दूसरा है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दूसरा क्या है? ताप का प्रभाव। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों पर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। मान लीजिए किसी पात्र में हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिए हैं, अभिकारक लिए हैं। अभिकारक से A प्लस B और C प्लस D उत्पाद बनता है। अभिकारक है, इधर उत्पाद है। हम कह रहे हैं कि इसी अभिकारक पर, ठीक ना, ये किसी पात्र में लिए हैं, और इधर से क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि इसको गर्म करते हैं। जितना इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये क्या होंगे? ये आपस में क्या होंगे? ये जो इसके अभिकारक के अणु हैं आपस में
आपस में टकराएंगे, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये उबलेगा कि नहीं, तो उबलेगा या खौलेगा, जैसे खौलेगे इन अणुओं में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होने के कारण ये अणु आपस में क्या होने लगेंगे, आपस में टकराने लगेंगे। जब आपस में टकराएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, बहुत जल्दी सोने लगेगा। आराम से कह सकते हैं कि जब अभिकारक पर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि जैसे जैसे हम इस अभिकारक पर इसको गर्म करेंगे तो अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो इसमें जो आपस में अणु होंगे, अभिकारक के अणु होंगे, आपस में गति करने लगेंगे। गति अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इन अणुओं के टक्करों में आपस में टक्कर होंगे, जब टक्कर होंगे ये आयन में आपस में टूटेंगे, तो आयन में टूटेंगे, अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगेगी। कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों पर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। पहले दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव किसी रासायनिक अभिक्रिया पे अर्थात अभिकारकों में हम ताप बढ़ाएंगे तो यानी कि अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। चलिए दूसरा हुआ, अगला शुरू करते हैं। नंबर तीसरा है आपका दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, कह सकते हैं कि ये भी लिख दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों पर दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में मान लीजिए A+B अभिकारक है और A+ मिल के क्या बन रहा है, कोई उत्पाद C+D बन रहा है। अर्थात अभिकारक पर हम जितना दाब बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग उतना बढ़ता है। कह सकते हैं कि 1 लीटर पात्र में हम कोई अभिकारक लिए हैं, 1 लीटर पात्र में हम कोई अभिकारक लिए हैं, तो अभिकारक 1 लीटर पात्र में ये जो उसमें अभिकारक है, इसमें अणु जो होंगे बहुत पहले दूर दूर होंगे। मान लीजिए इस पर हम पिस्टन से प्रेशर अभी नहीं लगा रहे हैं, पिस्टन से हम प्रेशर इस पर यानी कि दाब इस पर हम नहीं लगा रहे हैं। आगे देखते हैं, तो अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता है। जैसे इसी 1 लीटर पात्र में 1 लीटर पात्र में, ठीक ना, हम क्या लगा दिए, इस पिस्टन से दाब लगा दिए। अर्थात क्या किए, इस पिस्टन को हम इस पर यहाँ पे लाके दाब कितना हुआ, कितना दबा दिए, इतना लाके हम इसको दबा दिए। अब ये जो अणु थे दूर दूर थे, वो अणु कहाँ आ गए, नज़दीक आ गए कि नहीं, बोलो, ये अणु कहाँ आ गए, नज़दीक आ गए। तो इसकी सांद्रता क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ गया। 1 लीटर के पात्र में जब हम इसको अभिकारक को रखे थे तो उस पर प्रेशर नहीं, पिस्टन से हम प्रेशर नहीं लगा रहे थे, मतलब दाब नहीं लगा रहे। तब इसी 1 लीटर वाले पात्र में हम किसी पिस्टन से दबा दिए, इतना दब गया। दबने के बाद ये क्या हुआ, अणु जो हुए करीब में यानी कि पास आ गए। जब ये अणु आपस में पास हो गए तो इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ गई। सांद्रता बढ़ने के बाद ये क्या हुए, इसमें गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। जब गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ये आपस में अणु नज़दीक आएंगे तो टकराएंगे, तो टकराने के कारण गतिज ऊर्जा प्राप्त हुआ। तो और तेज़ी से इसमें टकराने लगे। टकराने के बाद क्या हुआ, अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगा। तो इसमें यानी कि जैसे जैसे अभिकारक पर हम दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाएंगे, जो अभिकारक के अणु होंगे वो बहुत
पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो इसमें आपस में अणु आपस में टकराने लगेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। तो सिंपल रूप से कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों पर जितना हम दाब बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग उतना बढ़ता चला जाता है। अगर दाब नहीं बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दाब नहीं बढ़ेगा। समझ में? चलते हैं अगला, चलते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग, तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा नंबर 3। तो चलते हैं नंबर 4 पे, है उत्प्रेरक का प्रभाव। अगला नंबर 4, उत्प्रेरक का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, सॉरी, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो सबसे पहले जान जाते हैं उत्प्रेरक क्या है। सबसे पहले इसमें जान जाएंगे उत्प्रेरक क्या है, तो अपने आप समझ जाएंगे। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है कि घटता है। तो चलते हैं, कहते हैं वे, चलो यहाँ शुरू करते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है, परंतु भार व संगठन में अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। हुआ? कह सकते पहले उत्प्रेरक क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे, परंतु वह स्वयं अपने आप में भार में और संगठन में परिवर्तित नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। ठीक है? उत्प्रेरक कितने होते हैं? उत्प्रेरक 2 प्रकार के, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। ठीक ना? अब चलते बताते हैं कि ये उत्प्रेरक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है कि घटाता है। देख लीजिए, यहीं से परिवर्तित समझ जाइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, परिवर्तित कर दे, लेकिन ये क्या होता है, सॉरी यहाँ भार है, लेकिन वह स्वयं क्या रहता है, भार व संगठन में अपना खुद नहीं परिवर्तित करता, अपने आप को नहीं परिवर्तित, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, वो परिवर्तित कर देता है। उसी को हम उत्प्रेरक करते हैं। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जितना बढ़ाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया उतनी तेजी से होती है। कह सकते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया पे जितना हम बढ़ाएंगे उत्प्रेरक उतना ही रासायनिक अभिक्रिया उतना ही वेग से बढ़ता है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, घटा देते हैं। सिंपल रूप से कह सकते हैं कि किसी जो उत्प्रेरक यानी धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं। अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक हम जितना बढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया को वेग को उतना बढ़ा देंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक जितना हम बढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या करेगा, उतना घटा सकता है। हाँ समझना? अर्थात कह सकते हैं कि
चलिए बता देते हैं। अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल 1/, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा। अब चलिए ये भी आ गया, अर्थात कह सकते हैं धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं सक्रिय ऊर्जा को घटाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को घटाते हैं। तो सब सक्रिय ऊर्जा घटेगी, अभिक्रिया का वेग उतना तेजी से बढ़ेगा। और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को वेग को घटा देते हैं। ऋणात्मक किस पर लगाएंगे, सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी, सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। और धनात्मक उत्प्रेरक लगाएंगे तो सक्रिय ऊर्जा घटेगी, सक्रिय ऊर्जा घटेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अगर सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, घटेगा, वेग घटेगा। ठीक ना। यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक हम लगाएंगे तो सक्रिय ऊर्जा उसकी क्या होगी, सक्रिय ऊर्जा उसकी जो होती है घटती है। जब सक्रिय ऊर्जा घटेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। चलिए आइए इसको ग्राफ विधि बताते हैं। तो हम ग्राफ विधि बताते हैं कि सक्रिय ऊर्जा क्या है और रासायनिक अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा कब घटेगा, ग्राफ विधि से। चलिए इधर लिए हैं अभिक्रिया का वेग लिए हैं, इधर कुल ऊर्जा, इधर अभिक्रिया का वेग यानी कि बढ़ेगा कि घटेगा कि नहीं। इधर कुल ऊर्जा क्या लिए हैं, कुल ऊर्जा मतलब सक्रिय ऊर्जा लिए हैं, अर्थात EA एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक ना। कोई हम बताए थे कि कोई अभिक्रिया लिए हैं A+B, अभिकारक लिए हैं, पदार्थ लिए हैं इधर A+B, अभिक्रिया आपस में कर रहा क्या बन रहा है C+D, अर्थात इधर अभिक्रिया कराई जा रही है और इधर अभिक्रिया यानी कि अभिकारक को अभिक्रिया कराई जा रही है, इधर उत्पाद C+D के रूप में बनता है। कह सकते हैं कि जब इसके बीच देखते हैं कि कि सक्रिय ऊर्जा कब बढ़ेगी और कब सक्रिय ऊर्जा कब बढ़ेगी कि कब घटेगी। अर्थात कह सकते हैं कि जब उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा, यानी धनात्मक उत्प्रेरक, जब कोई भी धनात्मक उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा तो उसकी सक्रिय ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी। सक्रिय ऊर्जा कम रहेगी तो अभिक्रिया क्या करेगा, जल्दी से हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब उत्प्रेरक क्या हो, न हो, अनुपस्थित हो, उत्प्रेरक क्या हो, अनुपस्थित हो, उत्प्रेरक न हो तो सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं। जब सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग होने में क्या लगेगा, समय लगे कि नहीं, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ समझे। कह सकते हैं जब उत्प्रेरक उपस्थित रहेगा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, जब उत्प्रेरक नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब उत्प्रेरक रहेगा तो सक्रिय ऊर्जा कम रहेगा, सक्रिय ऊर्जा इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, और जब उत्प्रेरक नहीं रहेगा तो सक्रिय ऊर्जा यहाँ पे क्या रहेगा, अधिक हो जाएगा। आज समझ कि नहीं। जब उत्प्रेरक रहेगा तो सक्रिय ऊर्जा कम रहेगी, सक्रिय ऊर्जा कम रहेगी तो अभिक्रिया का वेग जल्दी से होगा। जब उत्प्रेरक अनुपस्थित रहेगा तो सक्रिय ऊर्जा अधिक रहेगी, जब सक्रिय ऊर्जा अधिक रहेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आज समझ में ना, सिंपल रूप से। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि सक्रिय ऊर्जा क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा हम कहते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा
जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आज समझ में, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न कराएगा सक्रिय ऊर्जा क्या रहेगी, उसकी न्यूनतम रहेगी, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो कह सकते हैं कि सक्रिय ऊर्जा का परिभाषा किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। न्यूनतम ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कहलाता, यानी कि न्यूनतम ऊर्जा ही सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। आज समझ कि नहीं, न्यूनतम ऊर्जा ही सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। किसका, रासायनिक अभिक्रिया में जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वही क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। अर्थात उत्प्रेरक बढ़ाएंगे तो सक्रिय ऊर्जा घटेगी, सक्रिय ऊर्जा घटेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। जब उत्प्रेरक नहीं रहेगा तो सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी, सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। आज समझ में। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब उत्प्रेरक बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। चलिए सिंपल रूप से कह सकते हैं, ठीक ना। तो अगला हेडिंग है, पांचवा था। अगली क्या हेडिंग है, पांचवा है नंबर। अगली हेडिंग पर आते हैं, विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव क्या होती है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत मंद गति से होती है, मतलब रिएक्शन बहुत धीरे धीरे होती है, मतलब तेजी नहीं, उसकी वेग जो होता है बहुत कम रहता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को विकिरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि जब प्रकाश की उपस्थिति में आएंगी ऐसी गैसें जो गैसें होंगी अभिकारक होंगी, तो प्रकाश की उपस्थिति में आएंगी। प्रकाश की उपस्थिति में फोटान होता है तो फोटान को ऑब्जर्व कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। जब फोटान को अवशोषित कर लेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल रूप से कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग बहुत कम होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हो रही तो उनका वेग क्या होता है, बहुत कम होता है। परंतु ऐसी अभिक्रियाओं का वेग विशेष विकिरणों के द्वारा फोटानों की उपस्थिति में विशेष विकिरणों के द्वारा फोटानों की उपस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो उनका वेग बहुत कम रहता है, लेकिन ऐसी अभिक्रियाओं को विशेष यानी कि विकिरणों द्वारा जो होता है फोटानों की उपस्थिति में होगा तो उनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। जैसे हम लेते हैं H2 और Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य ये दोनों गैस है, तो इसलिए गैस होती हैं तो इसलिए अणु के रूप में लिखा जाता है। अणु मतलब दो लगा दिया जाता है, दो लग जाता है तो अणु हो जाते हैं। मतलब ये ऐसी होती हैं जितने गैस होती है उसको अणु के रूप में लिखा जाता है। चलिए, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य अगर अभिक्रिया हो रही थी, इनमें क्या होता है, वेग बहुत कम होता है। तो अभिक्रिया का वेग बहुत कम होता है, परंतु अगर इनको प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का विशेष जो प्रकाश की अभिक्रिया कराई जाएगी तो जो प्रकाश में फोटोन हो तो उसकी फोटोनों की विकिरण क्या होंगी, ऑब्जर्व कर लेगी, को अवशोषित कर लेती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अर्थात H2Cl2 को करेंगे तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का वेग, अभिक्रिया का वेग जो होता है, इनमें जो अभिक्रिया होती है इनका वेग बहुत कम होता है। अगर इनको प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होंगी तो इसमें जो प्रकाश में यहाँ से एक चीज़ लिख लेना, प्रकाश अल्ट्रावायलेट, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जब ये होंगी तो जो प्रकाश में फोटान हो तो फोटान को अवशोषित कर लेंगी, तो फोटान को अवशोषित करने के बाद इसकी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में फोटान को ऑब्जर्व कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, अवशोषित करने के बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप सभी लोगों के लिए सांद्रण का प्रभाव, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव और लास्ट है विकिरण का प्रभाव।
कि अक्रिया को वेग को बढ़ाती हैं कि घटाती हैं। इतने सब क्या होती है, अक्रिया को वेग बढ़ाती है। ताप का प्रभाव रहेगा, यानी कि प्रकाश का प्रभाव जो रहेगा, यानी विकिरण का प्रभाव जो रहेगा, अगर विकिरण रहेंगे तो उसमें अक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाएंगे तो अक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, उत्प्रेरक बढ़ाएंगे तो अक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, सांद्रण बढ़ाएंगे तो अक्रिया का वेग बढ़ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के साथ, बाय बाय, धन्यवाद।